हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गर्ग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कौन सी स्क्रिप्ट्स में करना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया शेयर में अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और अगर आप एक ट्रेडर है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ वीडियो। लेकिन उसके पहले कुछ रिक्वेस्ट, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको रेकमेंडेशंस दें तो हमारे बहुत अच्छे प्लान्स हैं, ट्रेडर प्लान, इन्वेस्टर प्लान, यू कैन गेट अ मेंबरशिप। उसके अलावा आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज ले सकते हैं। इस सब के लिए या तो आप नीचे ज्वाइन बटन प्रेस करके ले सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं। हमें investopedia.india0@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसे आप एक अमेजिंग चैनल दिखाना चाहते हैं तो नीचे वरिधीज टेल शो का लिंक है, प्लीज चेक इट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में जो हम डिस्कशंस करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में, वोडाफोन आइडिया के बारे में, उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। जो आप लोग पैनी स्टॉक्स के पीछे भागते हो, जो आप लोग सोचते हो कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस टू मेक ईजी मनी, टू मेक फास्ट मनी, ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। और इसी को क्लैरिफाई करने के लिए आप लोग जो मुझसे पूछते हो ना कि मैंने मल्टीबैगर सीरीज अभी क्यों बंद कर दी, तो उसका रीज़न यही है कि दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म आप लोगों को एडुकेट करना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी पैसे बनाने से इम्पॉर्टेंट है रिसर्च की इम्पॉर्टेंस समझना। आप जिस स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने का रीज़न पता होना चाहिए, रैशनल पता होना चाहिए, आपको एक एडुकेटेड इन्वेस्टर होना चाहिए। और इसीलिए मैं ये एडुकेटिव सीरीज नो योर कंपनी और इस पे अभी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मेरी टीम और मैं रिसर्च कर रहे हैं, मल्टी बैगर्स निकाल रहे हैं और अपने मेंबर्स को दे भी रहे हैं और उन्हें बहुत प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म आई वांट यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस। इसीलिए मैंने अभी मल्टीबैगर सीरीज को होल्ड कर रखा है और मैं इस तरह के एडुकेटिव वीडियोस डाल रही हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहाँ पे जब भी आप पैसे कमा रहे हो कोई पैसे गवा रहा है। अगर आप पैसे गवा रहे हो तो कोई और पैसे कमा रहा है, क्योंकि जब आप स्टॉक बेचते हो कोई खरीदता है और जब आप खरीदते हो कोई बेचता है। तो यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिक। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है वो सेंटिमेंट ड्रिवन होता है, लेकिन लॉन्ग रन में इट्स ऑल स्ट्रेटेजी ड्रिवन। सेंटिमेंट ड्रिवन ये होता है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ट्रेडर्स जो हैं वो टाइम बीइंग के लिए आते हैं और सेंटिमेंट्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो अपनी रिसर्च के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्ट करता है और जो सेंटिमेंट रिएक्शंस मार्केट पे होते हैं उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लॉन्ग रन में जो सबसे ज़्यादा विन विन सिचुएशन में होता है वो है इन्वेस्टर। लेकिन इन्वेस्टर भागता नहीं है ईजी मनी या फास्ट मनी के पीछे, पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करता जाता है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, टेलीकॉम इंडस्ट्री और वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो ये अभी AGR वर्डिक्ट आया है उसके बाद में बहुत ज़्यादा आप लोगों में ये क्वेश्चन है कि क्या टेलीकॉम इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हमें इसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री को समझते हैं। अगर आप पिछले 20 साल देखो, सबसे फास्ट पेस पे कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करी है? इट्स टेलीकॉम इंडस्ट्री। आज से 20 साल पहले लोगों के घर में लैंडलाइन होना एक लग्जरी था, हर किसी के पास में फ़ोन नहीं होता था। इफ़ यू रिमेंबर, लोग STD, ISD, PCO बूथ बने होते थे जहाँ जाते थे और फ़ोन कॉल्स करते थे। इवन अगर एक ही स्टेट में अलग सिटीज़ में रह रहे हैं या इवन लोकल में भी उन्हें फ़ोन करना है तो घर में लोगों के पास में ये फैसिलिटी नहीं होती थी, राइट? जब फ़ोन घर में लगना शुरू हुए तो इट वॉज टू कॉस्टली और उसके चार्जेस अलग अलग होते थे कि अगर लोकल में कोई कॉल है तो उसका 2 रुपये लगेगा, अगर इंटर स्टेट कॉल है तो उसका फिर STD चार्जेस लगेगा, और अगर इंटरनेशनल कॉल है जिसका ISD चार्ज होता था जो बहुत ही महंगा होता था, राइट?
इसके बाद में इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता गया, लोगों के पास मोबाइल आया, जब मोबाइल आया तो रेट्स बहुत कम हुए, और उसके बाद में जब इंटरनेट आ गया तो फ्री कॉलिंग होने लगी, मतलब ऑलमोस्ट जो कॉल्स है उस पर आपको चार्जेस लगना बंद हो गए। जो सिर्फ चार्जेस आज की डेट में आप पे कर रहे हो मोस्टली, दैट इज फॉर द डेटा यू आर कंज्यूमिंग। तो ये अगर आप 10 साल पहले सोचते या 15 साल पहले सोचते, वॉज लाइक इम्पॉसिबल। लोग हंसते कि हम फ्री में कॉल कर पाएंगे, फ्री में घंटों बात कर पाएंगे। सो बहुत जल्दी टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। अब ये जो ग्रोथ हो रही है, ये जो चेंजेस टेलीकॉम इंडस्ट्री में आ रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी रिसर्च लग रही है, उस रिसर्च में बहुत सारा पैसा लग रहा है, और हर दिन जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस टेक्नोलॉजी को सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो जो अडेप्ट कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी थी, और जब ये जियो पे उन्होंने काम किया तो वो बहुत ज़्यादा डेट में चले गए। मतलब उन्होंने रिलायंस जियो से तो अर्निंग की ही नहीं, और बाकी जो अपनी कंपनी से उन्होंने अर्निंग की वो पैसा भी उन्होंने इसमें लगाया, प्लस उनको इसमें ये जो रिसर्च उन्होंने की, जो डेवलपमेंट्स किए, उसके लिए बहुत सारा पैसा उधार लेना पड़ा, राइट। तो ये जो इंडस्ट्री है इसमें आपको, क्योंकि आप इंटरनेट की आपकी स्पीड कब अच्छी होगी, अगर आपकी थोड़ी भी इंटरनेट की स्पीड खराब हो जाती है या फिर आपको नेटवर्क सही नहीं मिलता, तो सबसे पहले आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को 4 गाली देते हो, राइट। लेकिन वो स्पीड, वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए आपका सर्विस प्रोवाइडर बहुत हार्ड वर्क करता है, उसे बहुत ज़्यादा ये टावर्स लगाने पड़ते हैं जिसमें बहुत खर्चा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा तो होता ही है, उसके अलावा गवर्नमेंट अप्रूवल्स और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें बहुत सारे लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट दोनों तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में ग्रोथ अगर हुई है तो बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अडेप्ट करने के लिए बहुत पैसा लग रहा है और आने वाले टाइम में लगता जाएगा। पहले 2G था, फिर 3G आया, 4G आया, अब 5G की हम बात कर रहे हैं। तो इट्स ग्रोइंग एट वेरी फास्ट पेस, एंड हमें नहीं पता कि कल इसमें क्या नई चीज़ आ जाए। सो जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसमें सरवाइव करने के लिए आपके पास में बहुत पैसा होना ज़रूरी है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा प्लेयर्स इसमें नहीं हैं। अगर आप देखो टेलीकॉम में बहुत गिने चुने प्लेयर्स हैं। वोडाफोन आइडिया की भी हम बात करें तो पहले वोडाफोन एंड आइडिया वर 2 डिफरेंट प्लेयर्स, बट दे केम टुगेदर, क्योंकि वो अकेले सरवाइव नहीं कर पा रहे थे एंड इसलिए वो साथ में आए। उसके बावजूद भी वो टॉप 2 में नहीं आए, राइट। रिलायंस एंड एयरटेल आर एट टॉप। इसके बाद में बाकी एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। तो जो टॉप प्लेयर है उसको जब डेट लेना पड़ा इस मार्केट में सरवाइव करने के लिए, और रिलायंस ने जो ये डेट पे करा, ये अपनी रिलायंस जियो की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उससे नहीं करा, इन्वेस्टमेंट्स उसके पास बहुत सारा है, राइट। अब आप कहोगे कि वोडाफोन आइडिया में भी अभी न्यूज़ थी कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अमेजॉन इन्वेस्ट कर रही है, वेरिजॉन इन्वेस्ट कर रही है। तो सबसे पहले तो जिस दिन ये अनाउंसमेंट आई 3 सितंबर को कि अमेजॉन और वेरिजॉन वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी दिन डिनायल भी आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है, अमेजॉन और वेरिजॉन वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उनके ऐसे कोई डिस्कशंस नहीं चल रहे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अमेजॉन या माइक्रोसॉफ्ट या गूगल अगर इंडिया में टेलीकॉम प्लेयर में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो ऑब्वियसली रिलायंस को पिक करेगा, अगर रिलायंस नहीं तो एयरटेल को। क्यों? क्योंकि हर कोई उगते हुए सूरज को सलाम करता है, राइट। डूबते हुए जहाज को सब छोड़ के भाग जाते हैं। तो जब उनके पास ऑप्शन है जो ग्रो कर रहा है, जिसका ग्रोथ पोटेंशियल या जिसका फ्यूचर श्योर शॉट है, उसमें करने की जगह वो क्यों एक लॉस मेकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर बिजनेस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर वो एक लॉस मेकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या एक्विजिशन करते हैं तो वो अपनी शर्तों पे करते हैं, और उस बिजनेस की ऑब्वियसली लॉसेस है उसको मेकअप करने के बाद उन्हें इवेंचुअली प्रॉफिट हो, इस तरह की वो डील करते हैं। तो जैसे रुचि सोया को जो पतंजलि ने एक्वायर किया, पतंजलि वॉज इन प्रॉफिट, लेकिन रुचि सोया या रुचि सोया के जो शेयर होल्डर्स थे पहले से, वो अभी तक भी प्रॉफिट में नहीं आए, देवर इन लॉसेस।
अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट देखते हो और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको रिलायंस या फिर एयरटेल में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपको किसी सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल लगता है तो आप उसकी टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। जस्ट बिकॉज जो दूसरे प्लेयर्स है वो थोड़े सस्ते उनके स्टॉक्स होते हैं, उसमें मत कीजिए। भले ही आप कम स्टॉक्स ले पाए लेकिन ग्रोथ आपकी ज़्यादा होगी। और प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब आप टेंशन फ्री हो के अपना पैसा सेफ एंड सिक्योर तरीके से बढ़ा सकते हो तो आप क्यों रिस्क लेना चाहते हो। वोडाफोन आइडिया अगर आज 12 रुपये का है और आपको लग रहा है कि हो सकता है आने वाले 3-4 साल में ये 120 रुपये का हो जाए या 80 रुपये का भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये भी हो सकता है कि हो सकता है ये वापस 2 रुपये पे चले जाए या फिर ये डीलिस्ट ही हो जाए, राइट। तो इट्स वेरी रिस्की। उसके बाद अगर हम बात करें एजीआर का जो वर्डिक्ट आया, उसकी वजह से आप कहोगे कि वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि उन लोगों का जो लोन टेन्योर है वो मतलब गवर्नमेंट ने क्या दिया है, जो आप लोगों के डेट्स है वो आप 10 साल में रीपे कर सकते हो, राइट। अब इस पे अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपने होम लोन ले रखा था फॉर एग्जांपल 50 लाख का, ईएमआई मॉरेटोरियम आया, तो क्या आपकी नेटवर्थ बढ़ गई? आपके ऊपर वो 50 लाख का लोन तो रहा, राइट, उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ गया अगर आपने मॉरेटोरियम लिया तो, करेक्ट। अगर आप अभी उसे रीपे नहीं करना स्टार्ट कर रहे, रिस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हो, तब भी आपका नेटवर्थ नहीं बढ़ रही है, राइट। आपका सिर्फ कैश फ्लो ठीक हो रहा है। अगर आपके पास में आपकी इनकम अफेक्टेड है तो ये गवर्नमेंट एक ऑप्शन दे रही है ताकि बैंक को भी लॉस नहीं हो, आप एनपीए में कन्वर्ट ना हो, आप बैंक का पैसा भी चुका दो और आप अपना बाकी सारे ऑपरेशंस भी कंटिन्यू रख सको। तो इवेंचुअली आपके ऊपर से डेट नहीं हट जा रहा, आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ ही रही है। जितना आप अपना डेट धीरे धीरे चुकाओगे उतना आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ेगी। तो इवेंचुअली वोडाफोन आइडिया को एज कंपेयर टू रिलायंस और एयरटेल ज़्यादा डेट चुकाना है। उसके बाद उसे सर्वाइवल के लिए, कंपटीशन के लिए, क्योंकि ये लोग नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो उसे अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, अपने क्लाइंट्स को वो सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, तो उसे उस पर भी खर्चा करना है। तो ये जो वर्डिक्ट आया है एजीआर का, इससे उन्हें अभी एक रिलैक्सेशन मिला है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है। सेकेंड, एक और न्यूज़ आई है कि जो वोडाफोन आइडिया है वो 30,000 करोड़ के अराउंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब 25,000 करोड़ तक वो रेज कर पाएंगे, 15,000 करोड़ वाया इक्विटी एंड 15,000 वाया डेट। अगेन, अगर वो ये पैसा रेज कर भी लेते हैं सक्सेसफुली, तो जो प्रोजेक्शंस किए जा रहे हैं, रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल ने भी प्रोजेक्ट किया था कि उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए अगले 3 साल में 60,000 करोड़ तक के पैसे लगेंगे। सो ये जो पैसा अगर वो रेज करते भी है तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम है। अगर आपका खर्चा 2 लाख रुपए का है और आपको कहीं से 1 लाख रुपए मिल भी जा रहा है, विच इवेंचुअली आपको चुकाना ही है, और ये आपके एक्सपेंसेस को भी मीट नहीं कर रहा, तो समवेयर यू आर इन प्रॉब्लम, राइट। दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर ट्राइंग टू कोप अप। मैं ये नहीं कह रही कि वो कोप अप कर ही नहीं पाएंगे, माइट भी वो कोप अप कर पाए, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आप अपना हार्ड अर्न्ड मनी एक ऐसी कंपनी में क्यों लगाना चाहते हो जो क्वेश्चन मार्क में है। आज जब फोन आइडिया ट्रेड कर रहा है 12 रुपीज़ के रेट पे, उसका 52 वीक लो रहा है 2.50 के अराउंड एंड 52 वीक हाई रहा है 12.50 के अराउंड, तो मतलब ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के पास में वो है इस टाइम पे, जब ऑलरेडी मार्केट्स ओवरवैल्यूड है। आरबीआई गवर्नर कह रहा है कि मार्केट्स रियल इकोनॉमी से एकदम परे चल रहे हैं, किसी भी टाइम पे करेक्शन आ सकता है। टेलीकॉम सेक्टर में, वोडाफोन आइडिया में हम देख रहे हैं कि इतना डेट है कंपनी में, तो सिर्फ इसलिए कि ये स्टॉक इतना सस्ता मिल रहा है और हम अपने मन को ये समझाना चाहते हैं कि इतना सस्ता स्टॉक हम बल्क में लेके रख लेते हैं और ये बढ़ सकता है, हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे, तो क्या सिर्फ इस लालच से आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो एज एन इन्वेस्टर आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। एक इन्वेस्टर वो है जो रोज मार्केट को ट्रैक नहीं कर रहा, वो अपना इन्वेस्ट करके भूल जा रहा है पैसा, राइट, 3 साल 5 साल 10 साल के लिए, तो उसके लिए तो वोडाफोन आइडिया एकदम अच्छी कंपनी नहीं है अभी एट प्रेजेंट इन्वेस्ट करने के लिए।
अगर आप करना चाहते हैं टेलीकॉम सेक्टर में किसी में, तो रिलायंस को आप ले सकते हैं या फिर आप एयरटेल में कर सकते हैं। कमिंग टू सेकेंड कैटेगरी, ट्रेडर। अब ट्रेडर जो है वो भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेटेजिक ट्रेडर्स, जो मार्केट वॉलेटिलिटी का बेनिफिट भी लेना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो रिसर्च के साथ सेफली थोड़ा सा साइड इनकम अर्न करना चाहते हैं। एक होते हैं अग्रेसिव ट्रेडर्स, जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और तरह के छोटे सस्ते पैनी स्टॉक्स को परचेज करके और वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो हम पहले वाले ट्रेडर की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक ट्रेडर्स की। देखिए, एक्चुअली वोडाफोन आइडिया क्योंकि सस्ता है और इस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और हर एक न्यूज़ से इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, या तो ये एकदम से बढ़ता है या एकदम से गिरता है। तो दिस ऑल इज सेंटिमेंट ड्रिवन एंड ये कोई भी रिसर्च या एनालिसिस आपको नहीं बता सकता कि ये इसमें इतना बढ़ेगा ही, इतना गिरेगा ही। जो ऑपरेटर रोल है, जो सारी चीज़ें, स्टॉक मार्केट के जो ट्रैप्स है ना, वो इस तरह के स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो एज ए स्ट्रेटेजिक ट्रेडर अगर आप चाहते हो कि आप इसका बेनिफिट लो, तो आप ये कर सकते हो कि आप एक ऐसा अमाउंट जो बहुत आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 रुपये आपके लिए ऐसा है कि अगर डूब भी गया इट्स फाइन, लेकिन अगर इसके मुझे रिटर्न अच्छे आ गए तो इट्स वेरी गुड। तो इस तरीके का जो भी अमाउंट आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए ऐसा कंफर्टेबल अमाउंट क्या है, उसमें उतने अमाउंट का आप वोडाफोन आइडिया लेके एंड देन यू कैन कीप, और जैसे ही आपको इसमें रैली मिले यू शुड एग्जिट। जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो उनका डिसीजन होगा, वो क्या करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से वो गलत अप्रोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली कभी ना कभी उन्होंने जो पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया होता है वो गवा भी देते हैं। मैं एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं इसमें ना ट्रेड करना चाह रही हूँ ना इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी दोनों चीज़ें देख के, अगर मैं स्टॉक मार्केट देखूँ, ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में आप एक चीज़ देखिए, जो अभी ये आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट आया और जो सेबी के नए रूल्स आए हैं 1 सितंबर से, इसके बाद में गवर्नमेंट और सेबी कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टर्स, सिंसियर लोग स्टॉक मार्केट में रहे, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स हैं, कॉल पुट ऑप्शंस और जो इस तरह के ऑपरेटर्स जो मैनिपुलेट करते हैं स्क्रिप्ट को, उनका ट्रेड वॉल्यूम कम हो जाए, फेक रैली हट जाए। तो ऐसे टाइम पे स्टॉक लाइक वोडाफोन आइडिया, जो फंडामेंटल्स अगर कंपनी के देखे तो बहुत वीक है, बहुत डेट में है, बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं एंड स्टिल अपने 52 वीक हाई पर है। तो इस तरीके के स्टॉक में अभी के वोलेटाइल सिनेरियो में ना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ना ट्रेड करना चाहिए। सो एज आई ऑलवेज से कि ये जो मैंने कहा, ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा डिसीजन है। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने के पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस, अपनी रिसर्च कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है रिसर्च एंड अवेयरनेस अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। मेरी टीम जब भी कोई रिसर्च करके लाती है, मैं उनसे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछती हूँ अनटिल एंड अनलेस मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं अपना पैसा अगर इन्वेस्ट कर रही हूँ, इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग या इफ़ आई एम सजेस्टिंग, तो मुझे उसकी पूरी रिसर्च होनी चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा ये चैनल है तो मुझे होनी चाहिए, बट अगर आप सिर्फ खुद के लिए भी इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो आपको पूरा नॉलेज, पूरी रिसर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप हमेशा विन विन सिचुएशन में होगी। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।